प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम संदीप मिश्रा और संदीप एकेडमी में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के एक नए टॉपिक विद्युत के बारे में आज हम ये वीडियो देखेंगे। कक्षा 10 के क्लास का यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे कि अक्सर क्लास 10th में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए आज हम इसके बारे में कुछ देखते हैं। जैसे एक यूनिट बात से चलते हैं हम। जैसा कि आप देख रहे हैं, आवेश। आवेश किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए यह कोई वायर है आपका, यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जाएंगे या जितने इलेक्ट्रॉन इस वायर से अंदर जाएंगे वही हमें करंट के रूप में मिलता है। ठीक है, वही हमें क्या मिलता है? करंट के रूप में। जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी वायर में जो करंट जाता है वह इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से प्रवाह होता है। जैसे ये करंट, आपका करंट है इसमें, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे जब यहाँ से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश या इलेक्ट्रॉन की मात्रा को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश के बारे में देखिए। आवेश आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। किसी भी परमाणु का जो मूल कण है आपका, वो क्या होता है? आवेश होता है। यह धनात्मक धनात्मक भी होता है और यह ऋणात्मक भी होता है। चलिए सेकेंड वन बात कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे अगर हम प्लस प्लस ले लेंगे, जैसे आप चुंबक में देखे होंगे कि दो प्लस अगर हम ले रहे हैं चुंबक में, तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे यानी कि दूर हटा देंगे, और असमान जो होगा वह एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा यानी कि एक दूसरे की साइड आ जाएगा। एक कूलाम आवेश में, अब देखिए कूलाम माने आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। एक कूलाम आवेश में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यह कैसे होता है ये देखिए। जैसा कि आप जानते हैं Q इक्वल टू होता है एन ई। एन इक्वल टू निकालेंगे आप तो Q बटे ई हो जाएगा। Q इक्वल टू एक कूलाम लेना है और अपान में एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। अब इस 19 को ऊपर लेके जब जाएंगे आप, जब इस 19 को आप ऊपर लेके जाएंगे तो यह +19 हो जाएगा। और 1.6 का देखिए ध्यान से थोड़ा सा देखिए। जैसा कि आपने देखा कि Q इक्वल टू, मैंने बताया आपको, एन ई होता है और एन इक्वल टू जब निकालेंगे तो Q बटे में ई हो जाएगा। अब यहाँ से एक कूलाम आवेश है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 होना चाहिए। यह एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। अब हम क्या करते हैं कि इस 10⁻⁻19 को हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो यह हो जाएगा 10⁻19 प्लस में हो जाएगा और नीचे 1.6 बचेगा। एक इलेक्ट्रॉन, एक जीरो यहाँ से हटाएंगे तो यह 10 और 10 के पावर में क्या आएगा आपका? 18 आ जाएगा भाग में 1.6। अब 10 में हम 1.6 से भाग करेंगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो आप Q बराबर NE वाले फार्मूला से आप बहुत ही आसानी से इसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है वह -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यही जो आवेश है आपका प्रोटॉन पे भी होता है, लेकिन यह माइनस न होकर उसमें क्या होता है? प्लस होता है। यानी कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। -19 होगा प्रोटॉन पे और जो इलेक्ट्रॉन होगा
यहाँ पे आप क्या करेंगे, केवल माइनस लगा देंगे। -1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम होता है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। देखिए अब आगे, अब इसमें आप देखेंगे क्या कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो हम Q = N निकालेंगे, जहाँ Q आपका कुल आवेश है, N आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड। अब देखिए विद्युत धारा क्या होता है। मैंने आपसे स्टार्ट में ही बताया कि धारा का प्रवाह, जैसे धारा को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या क्या कहेंगे कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा। ठीक है, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, देखिए विद्युत धारा इक्वल टू क्या होगा, प्रति सेकंड आवेश, तो समय नीचे हो जाएगा, आवेश आपका क्या हो जाएगा, ऊपर। तो आई, इसे धारा को आई से इंडिकेट करते हैं, I = Q/T होता है। धारा का SI मात्रक होता है आपका एम्पियर, 1 कूलाम, या इसे हम कूलाम पर सेकंड भी कह सकते हैं। 1 मिली बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। आपको समझ में आया ये। चलिए अब देखिए अब आपका आ गया क्या, विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। तो हम कुछ एमीटर के बारे में समझ लेते हैं। एमीटर का प्रतीक देखिए क्या होता है, इस तरीके का होता है कि एक वायर रहेगा और इसमें ए लिख कर, आपने अक्सर स्टेपलाइजर में भी देखा होगा कि इस तरीके से देता है। जैसे कि जहाँ जहाँ पे हाई वोल्टेज करंट्स आते हैं तो उसको हम, अगर उसमें ये मापना होता है कि धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, तो हम एमीटर की सहायता से मापते हैं। अब देखिए कि एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा इसे हम हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हमें जानते हैं श्रेणी क्रम 2 प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। ठीक है, तो इसे एमीटर का प्रतिरोध कम होता है और इसे सदैव हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। दूसरा देखिए कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत होता है। यानी कि विद्युत धारा की जो दिशा होगी, जैसे मान लीजिए यह जो धारा है ये इसमें क्या होता है, इस तरीके से प्रवाह हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वह इसके एंटी में है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर यह सीधी दिशा में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आ रहे हैं, इनके विपरीत दिशा में। विपरीत मानी जाती है क्योंकि जिसमें विद्युत धारा की परिघटना सर्वप्रथम प्रेक्षण किया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना जाता है। जैसे कि आपसे कोई ये पूछ ले कि अगर 2 वायर है, एक एक वायर आपका न्यूट्रल होता है, एक वायर आपका फ्रेश होता है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि ये बताइए कि जो फ्रेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं कि जो न्यूट्रल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप वेरी सिंपली से कहेंगे कि जो फ्रेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो न्यूट्रल होता है उसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इस तरीके का नहीं होते जो कि इलेक्ट्रॉन को, जो करंट को ले जा सके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए विभवांतर। विभवांतर का मतलब क्या है, एकांक आवेश से को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं। जैसे विभवांतर का मतलब क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच के विभव का मान ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए ये और ये क्या है आपका B। अब एकांक आवेश, जैसे मान लीजिए कि 1 कूलाम आवेश को हम बिंदु A से बिंदु B तक ले जाना है, तो हमें बिंदु A से B तक ले जाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा इसको ले जाने में, वह हमारा होता है विद्युत विभवांतर। ठीक है, वो मेरा विद्युत विभवांतर होता है। चलिए विद्युत विभवांतर को V से इंडिकेट करते हैं। V बराबर W में क्या हो जाएगा आपका T हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा क्लास 10th में एक इस तरीके से पूछ लेता है कि 1 वोल्ट का परिभाषा बताइए। जब
एक कूलाम आवेश को 1 सेकंड लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो विभवांतर 1 वोल्ट होता है। जब जैसे कि W इक्वल टू सॉरी देखिए थोड़ा सा देखिए, अगर जैसे हम आपसे कहें कि 1 वोल्ट का आप परिभाषा कैसे देंगे, तो V इक्वल टू आपने देखा कि W अपान में क्या होता है C। W इक्वल टू 1 रखिए और C इक्वल टू 1 रखिए, तो 1 से 1 कट गया तो आंसर आपका 1 आया, 1 वोल्ट आ गया। तो इसी 1 वोल्ट की परिभाषा आपको देनी है, तो आप कैसे कहेंगे कि जब एक कूलाम आवेश को 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य करना होता है। 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए अगर हमें 1 जूल कार्य करना पड़े तो जो विभवांतर होगा वो आपका 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? वेरी सिंपल है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है क्लास 10th में कि 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए। अब देखिए थोड़ा सा वोल्ट मीटर देख लीजिए, जो आपका विभवांतर होता है उसे वोल्ट में मापते हैं। तो देखिए वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने की युक्ति है होती है, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है अर्थात हमेशा इसे हम किस क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में। आपको अगर ये पूछे कि एमीटर किस क्रम में जुड़ता है तो आप सिंपल से बताएंगे श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। और अगर आपसे ये पूछे कि विभवांतर किस क्रम में जुड़ता है तो समांतर क्रम में बताएंगे। समांतर क्रम में जुड़ता है वोल्ट मीटर। अब देखिए वोल्ट मीटर का जो प्रतीक है, जैसे कि आपने अमीटर का देखा था, तो जहाँ पे ए होगा वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, अगर वी लगा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। अब विद्युत सेल के बारे में देखिए, सेल एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। जैसे कि आप देखते हैं कि सेल का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह के लिए किया जाता है किसी भी परिपथ में। दूसरा देखिए कि सेल विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ जब प्रवाहित होता है। विद्युत धारा जो होता है आपका हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होता है, जैसा कि आप जानते हैं और इसमें देखेंगे भी। अब देखिए विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक, ये अक्सर आपसे क्लास 10th में पूछ लेंगे भी और इस बार पक्का आने वाला है। देखिए विद्युत सेल क्या होता है, जहाँ पे एक सिंपल सा ऐसा वायर रहेगा और इस तरीके का प्रतीक रहेगा, इस साइड प्लस और एक साइड माइनस रहेगा, तो उसे हम कहेंगे कि विद्युत सेल का प्रतीक है। बैटरी में देखिए जैसे सेल किसे कहते हैं, बैटरी किसे कहते हैं, तो सेलों के संयोजन से जैसे 4-5 सेल अगर हम एक क्रम में लगा दें तो इससे जो हमें प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बैटरी कहेंगे। अब देखिए आ गया क्या, प्लग कुंजी या स्विच जिसे हम कहते हैं। अगर इस प्रकार से अगर एक फिगर बना हुआ है और इसमें इस प्रकार से देखिए बना हुआ है, अगर इसमें बीच में कोई डॉट नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या है कि प्लग ऑफ है। जैसे कि हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं कि बटन को अगर हम ऊपर कर देंगे तो इसका मतलब धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है, और इसे हम प्लग कुंजी या खुली प्लग कुंजी कहते हैं। अगर यहाँ पे बीच में डॉट दे दिया है, इस तरीके से बना दिया गया है, तो आप कहेंगे कि प्लग कुंजी जो है बंद है। अब बंद होने का मतलब क्या होता है कि धारा प्रवाहित हो रहा है। समझ में आया? ये जो आपके इंडिकेट्स हैं, जो प्रतीक हैं, यह बहुत ही ज़रूरी है, ये समझे रहिए आप। देखिए तार संधि का मतलब क्या है कि जैसे कोई तीसरा तार आके जुड़ जाए यहाँ पे। अब देखिए तार क्रॉसिंग, तो एक सिंपल वायर है, थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे रहेगा तो इसे हम तार क्रॉसिंग कहेंगे। विद्युत बल्ब का आप जानते हैं प्रतीक कैसा होता है, ऐसे इस तरीके का। और यह जो आपका लगा है इस तरीके का, इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब आप देखिए, अब आपका नेक्स्ट है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का मतलब क्या है कि जो धारा प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो प्रतिरोध
इस तरीके से बना के बीच में इस तरीके का आप एरो बना देंगे तो यह धारा नियंत्रक का प्रतीक होता है। अमीटर का आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था कि एक वायर में इस तरीके का अगर प्रतीक आपको दिखाई दे रहा है, ए लिखा हुआ है वहाँ पे, तो आपका क्या होता है, अमीटर होता है। अब वोल्ट मीटर में यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, वी लिख दिया जाएगा, तो आप उसको वोल्ट मीटर मापेंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट में देखिए, एक नया है आपका ओम का नियम। कक्षा 10 के एग्जाम ऑफ व्यू से यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका टॉपिक, ओम का नियम। ओम ने क्या बताया था, ये देखिए इसमें, जैसे कि किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे कोई वायर है, अब इसके बीच का विभवांतर अगर मैं रख दूं V है, तो इस वायर में प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी वह विभवांतर की क्या होगी, समानुपाती होगा, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I होगा। अगर हम V का मान बढ़ाएंगे तो I का मान उसके साथ साथ ही बढ़ता जाएगा। ओम का नियम यही होता है कि अगर हम V को बढ़ाते हैं तो I का मान उस परिपथ में बढ़ता जाएगा, उस तार में बढ़ता जाएगा। जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ से एक नियतांक आ जाएगा R, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण धारा के प्रवाह का विरोध करता है। किसी भी चालक का वह गुण जो कि किसी तार में प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है, वह विरोध करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध, प्रति का मतलब सब के लिए, यानी प्रति के प्रत्येक के लिए, और रोध का मतलब होता है रोकने वाला। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ग्राफ विधि से देख लीजिए। ये अक्सर पूछ लेते हैं कि ग्राफ में अगर ये ऐसा है तो बताइए। देखिए ये आपका विभवांतर होगा, यह आपका धारा होगा, तो आप इस तरीके से देखेंगे तो धारा और विभवांतर के बीच में जो ग्राफ बन रहा है वह सीधे सरल रेखा में बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री के कोण पे बन रहा है। इस प्रकार से अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ओमीय परिपथ में ओम के नियम में अगर विभवांतर और धारा के बीच में हम ग्राफ खींचे तो हमें एक सरल रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है। आपने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा कि किसी चालक तार का वह गुण जिसके कारण वह धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपान में 1 एम्पियर। अब 1 ओम का अगर परिभाषा आपसे पूछ लिया जाए, देखिए जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट हो तो वह 1 ओम कहलाता है। अगर किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो और उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर हो 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध भी उसमें 1 ही ओम प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए धारा नियंत्रक, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग होता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग होता है उसे हम धारा नियंत्रक कहते हैं। अब देखिए जैसे आपसे ये भी पूछ लेता है कि जो आपका ओम का नियम है यह किन किन बातों पर निर्भर करता है या किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो आप वेरी सिंपली से यही बताएंगे कि चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा है तापमान के समानुपाती है। और चौथा है कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा कि मान लीजिए आप बहुत लंबा वायर खींच देते हैं तो जब लंबाई आप बढ़ाएंगे तो इसमें प्रतिरोध का भी मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जितना आप लंबा तार लगाएंगे उतना ही लंबा वायर होता जाएगा। दूसरा है कि तार के अनुप्रस्थ कांटे, यानी कि तार जैसे है अगर इसकी हम मोटाई को बढ़ा दे रहे हैं, जब इसकी मोटाई बढ़ेगी तो जो इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा वहाँ आपका क्या होगा, बहुत ही कम उत्पन्न होगा। जितना आप देखते हैं अक्सर घरों में मोटा वायर यूज किया जाता है तो हमको पूरी पूरी लाइन करंट जो है प्राप्त होती है। अगर हम उसके मान में कमी कर देंगे तो यह आपका क्या होगा, कम प्रवाहित होगा। ठीक है, चलिए
यहाँ तक ये ओम का नियम आपके एग्जाम व्यू से बहुत ज़रूरी है। यह कक्षा 10 का पहला वीडियो है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में आपको अगले वीडियो में प्राप्त होगा। धन्यवाद।